बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। 1916 के अंदर एक माहिदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। इसके हवाले से हम बात करेंगे। पास्ट पेपर में ये 2 से 3 मरतबा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर तो आपने इसको किस तरह जो है ना ऑप्ट करना है और इसके अंदर क्या लिखना है। और साथ साथ में आपके मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है और ये हमें क्यों पढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखें, लखनऊ पैक्ट के बारे में कहा जाता है, पहले आप इसका एक इंट्रोडक्शन सुन लें। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारी स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनाने के लिए, उसके अंदर एक अहम रोल है। कहा जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये वाहिद एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहली मर्तबा आप ऐसे कहें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक दूसरे के मुखालफिन थे वो आपस में एक पेज पे हुए और उन्होंने आपस में मिल के बैठ के बातचीत की और एक एग्रीमेंट बनाया। और इस एग्रीमेंट और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को एक पेज पे लेके आना, दोनों को एक टेबल पे लेके आना और एग्रीमेंट करना उनका, इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल प्ले किया था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आप लोगों को पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1906 के अंदर वो ना कांग्रेस में आते हैं और फिर 1912 में ये मुस्लिम लीग के अंदर भी आते हैं, लेकिन फिर 1920 के अंदर कांग्रेस को छोड़ देते हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग तक ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 से 9 साल वो दोनों जमातों का हिस्सा रहे। वो मुस्लिम लीग का में भी थे और कांग्रेस में भी थे। तो इसी तरीके से वो कांग्रेस के भी लोगों को पसंद थे और मुस्लिम लीग के लोगों को भी पसंद थे। तो उन्होंने ये कोशिश की थी सारी कुछ तो किसी तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मैं एक पेज पे लेके आऊँ, क्योंकि हमारा जो असल दुश्मन मैं कह सकता हूँ, अगर दुश्मन या हमारा जो मुकाबला था वो किससे था, वो ब्रिटिश राज से था। क्योंकि ब्रिटिश वाले बाहर से आए हुए थे और हम पे हुकूमत कर रहे थे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि भाईजान बहुत हो चुका। अब उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भी समझाया, मुस्लिम लीग के लोगों को भी समझाया कि दोस्तों छोड़ दो, हम तो एक ही घर के 2 बंदे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्यों ना हम मिल के एक काम करें और हम इसको इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, इनको मार भगाएं। तो दरअसल ये है वो लखनऊ पैक्ट। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब फैक्टर्स क्या थे, क्या रीज़न था इसका, इस पैक्ट का मतलब होता है दोस्तों माहिदा, इसको आप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि आपको पता है कि 1906 के अंदर क्या होता है। 1906 के अंदर बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उससे ये होता है कि मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी वाले शहर थे, जो बड़े शहर थे जहाँ पे बड़ा कारोबार होता था, वो मुसलमानों के हिस्से में आ गए थे। वहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी और इस वजह से, और कुछ हिस्से जो थे वो वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी। लेकिन जहाँ पे मुसलमान की मेजॉरिटी थी वो बड़े तगड़े शहर थे और वहाँ पे बड़ा कारोबार होता था और बड़ा अच्छा मामला चलता था। लेकिन फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और 1911 के अंदर आपको पता है कि पार्टीशन जो बंगाल थी उसको वापस कर दिया गया, जिससे फिर हमें पता चला मुसलमानों को कि यार ये तो हमारे साथ दो हाथ हो गया। मतलब पहले अंग्रेज़ों ने मतलब हमें खुशी दी और उसके बाद उसको वापस करके उन्होंने हिंदुओं को खुश किया। तो एक ये चीज़, फिर असल में एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। स्टार्ट में जब मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत की शुरुआत की और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनती है, तो उन्होंने जो शुरू की पॉलिसी अपनाई थी वो पता है कौन सी थी। उन्होंने कहा था कि हमने ना ब्रिटिश के साथ बना के रखना है, इनको अपना दोस्त बनाना है, इनको लॉयल बनाना है, इनके साथ हमने ना वफादारी निभानी है। क्योंकि हमारा मकसद था कि किसी तरीके से भाई ये जो ब्रिटिश राज है जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, इससे कहीं इससे हम अपना कोई हिस्सा ले लें, हम इससे कोई अपना फ़ायदा ले लें। लेकिन जब 1911 का जब ये मामला होता है कि मतलब एक ऐसा फ़ैसला किया जाता है जिससे मुसलमानों को ज़ाहिर ये नुकसान मिला, तो फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि यार ये तो हमारे साथ दो दो हाथ हो गया। और कांग्रेस की भी आंखें खुली। उन्होंने कहा कि यार ये तो ब्रिटिश वाले न हमारे साथ हैं न मुसलमानों के साथ हैं, ये तो दोनों के साथ ही मतलब खेल रहे हैं। तो इस वजह से फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, ये दोनों आपस में क्लोज आ गए। देखें, जब आप लोगों का कॉमन दुश्मन हो ना तो फिर आपस में दोस्ती हो ही जाती है, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान उन दिनों में उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 1911 से लेकर 1918-19 तक हमारी समझें कि दोस्ती बनना शुरू हुई। और फिर होता ये है कि जनाब, तो इस तरह फिर ये आगे चल के ना फिर बातें चीतें होती हैं। कायद आज़म साहब दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज़ के लोगों को कन्विंस करते हैं। उन्होंने कहते हैं यार क्या कर रहे हो भाईजान, आज मिल के बात करते हैं, कोई एक सेशन करते हैं, उसमें मिल के ना डिस्कशन करते हैं। तो बिलाखिर भाईजान
फिर होता ये है कि 1916 के अंदर मुंबई के अंदर लखनऊ के अंदर एक सेशन होता है। उसमें कांग्रेस के भी लोग आते हैं और मुस्लिम लीग के लोग भी आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। अच्छा जी, अब उससे पहले कि उस पैक्ट के अंदर क्या हुआ था वो डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको जिन्ना साहब का जो रोल है वो बताता चलूँ। एक तो मैं आपको बताया था कि जिन्ना साहब जो है ना, उनको कहा जाता था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैम्पियन है, क्योंकि वो कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे। दोनों तरफ से लोग उनको पसंद करते थे, पढ़े लिखे बंदे थे, उनके पास स्किल्स थी बात करने का, लोगों को कन्विंस करने की, उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स थी वो बहुत बड़ी बेहतर थी, और बड़े एक अच्छे एडवोकेट बैरिस्टर थे और बड़ा अच्छी डिबेट करते थे। तो जी उन्होंने एक्चुअली ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस लोगों को इकट्ठा किया, उनको कन्विंस किया। फिर आकर जनाब नवंबर के अंदर फिर एक मीटिंग होती है मुंबई के अंदर 1915 में, और उसकी मुंबई में जो मीटिंग होती है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होती है। फिर वहाँ पे एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का काम यह है कि जी कुछ चीज़ें आपस में निकालें, कौन से ऐसे मामले हैं जो हम दोनों के हक में जा रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की जाए। बहरआखिर उस कमेटी ने 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर वो जो सिफारिशात थी, वो जो भी पैकेज था, वो जो भी स्कीम थी वो पेश की, मतलब वो जो भी एग्रीमेंट था वो पेश किया। फिर उसको जनाब दोनों पार्टीज़ ने उसको अप्रूव किया और कहा कि जी हम इस पे राज़ी हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसके ऊपर लिखा कि भाई हम लोगों के ये मुतालबात हैं। और किससे मुतालबात थे ये मुतालबात थे हमारे ब्रिटिश राज से। यानी कि अब पहली मर्तबा ये हो रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल के एक पेज लिखा और एक पेज के ऊपर अपने जो भी मुतालबात थे, जो भी आपकी डिमांड्स थी वो लिखी और आपने उसको अप्रूव किया। तो वो जो था उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, और ये कब हुआ? 1916 के अंदर। अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। होता क्या है, 1915 के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है मुस्लिम लीग नून और कांग्रेस वाले, और उस कमेटी का काम क्या होता है, उस कमेटी में क्या होता है, कुछ लोग कांग्रेस के थे, कुछ मुस्लिम लीग के लोग थे, जो पढ़े लिखे बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मिलकर ना 1 साल तक मेहनत की और कुछ चीज़ें बनाई, और 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर फिर उनको आपस में बैठ के अप्रूव किया, और जनाब वो आके जल के ब्रिटिश राज के सामने पेश किया। तो ये हमें चीज़ क्लियर हो गई। मैं दोबारा बात हूँ, पहले तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, इसका मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसके अंदर शो होती है। पहली मर्तबा कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इकट्ठे होते हैं ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़, और इस फैक्टर का मकसद ये होता है कि क्योंकि ब्रिटिश राज जिस तरह के फैसले कर रहा था ना, तो वो दोनों पार्टी से उससे नाराज़ हो चुकी थी। और इसके अलावा जिन्ना की बड़ी कोशिश थी, जिन्ना क्योंकि उसी टाइम दोनों पार्टीज़ के अंदर वो उनके मेंबर थे, तो उन्होंने अपना रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि यार अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो फिर हम आपस में क्यों लड़ें भाई, हम क्यों ना आपस में दोस्त बन जाएं। अच्छा जी, अब आती है मेन रिकमेंडेशन नंबर 1। अब ये वो रिकमेंडेशन है जो उस पेज के ऊपर लिखी गई। कौन से पेज के ऊपर बच्चे? लखनऊ पैक्ट के ऊपर जो मायदा था ना, उसके ऊपर उन्होंने लिखा, उनका ये भाई हमारी डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि भाई मुसलमानों को 1/3 सीट दी जाए। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, इंपीरियल जो बड़ी काउंसिल थी जहाँ पे ये कानून साजी होती, जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट थी, उनके अंदर कहा कि भाई 1/3 सीटें हमें मुसलमानों को दो। इसके अलावा कहा कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का हक क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब इलेक्शन होगा तो मुसलमानों की सीटें अलग होंगी। हम ऐसी नहीं होंगे कि जनरल सीटें होंगी उसमें कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं, मुसलमानों के अलग सी सीटें निकालो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके आधे मेंबर्स जो थे ना, वो अपना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको सेलेक्ट करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कौन थी? वो जो गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे उस वक्त एक वायसराय होता था, एक गवर्नर जनरल, वायसराय गवर्नर जनरल एक ही था, और सेक्रेटरी था। तो जो एग्जीक्यूटिव था ना, उसकी भी काउंसिल थी, तो वो कहते हैं वो इंपीरियल। और इंपीरियल कौन सी काउंसिल थी? वो काउंसिल्स थी जो क्वीन की तरफ से दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश जो है ना क्वीन के लोग बैठे होते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आपने ना जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उसमें इंडियंस को जगह दें। मतलब ये पहले तो ये होता था ना कि इंडियन सिपाहियों को वो जगह देते थे, हिंदू मुस्लिम बेचारे जो लोग थे वो सिपाही होते थे, लेकिन कोई ऑफिसर नहीं बनता था, कोई कर्नल कैप्टन नहीं बनता था, तो कहते हैं उनको जगह दें। इसके अलावा उन्होंने कहा जो सूबाई काउंसिल्स हैं, वहाँ पे आपको पता है उस वक्त 11 सूबे थे, उससे भी ज़्यादा थे, तो उनकी जो काउंसिल थी, उनकी जो सूबी उनके असेंबलीज थी, जिस तरह आजकल असेंबली है, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, तो उसके जनाब उनको मज़ीद बढ़ाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की, उसके अंदर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इंडियंस लोग हों, और वो भी लेजिस्लेटिव से काउंसिल हों। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं दूसरे मज़ाहब की, उनको सूबों के अंदर जगह दी जाए। इसके अलावा अगर 3/4 मेंबर अगर किसी बिल को या कम्युनिटी उस किसी बिल को रिजेक्ट करती है तो वो पास नहीं होगा। अगर 3/4 लोग अगर कहते हैं कि जी ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। तो बेटा ये थी ज़रा मेन रिकमेंडेशन। इसमें 3-4 तो बड़ी आसान है, 1-2 ज़रा टेक्निकल है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ याद हो जाएगी आपको। अच्छा जी, अब इसका
मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? मुसलमानों को तीन तीन हिस्से में आ रही थी। एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि ये हमारी पहली डिमांड थी, क्योंकि जब इलेक्शन होते थे ना इंडिया के अंदर, तो क्योंकि हिंदूज ज़्यादा मेजॉरिटी में थे तो मुसलमानों के हाथ में कुछ सीट ही नहीं आती थी, क्योंकि सब मिलके इलेक्शन लड़ते थे तो हिंदूज जीत जाते थे। अब मुसलमानों के लिए अलग सीटें कर दी गई, ठीक है, मतलब की नहीं गई थी, उनकी ख्वाहिश थी। तो एक तो ये चीज़ मुसलमानों को मतलब फेवर में जा रही थी। दूसरा 1/3 सीट इन मुस्लिम सीट्स इन सेंटर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है, उसकी जो असेंबलीज हैं, उसके अंदर कहा कि 1/3 जो है ना वो मुसलमानों को सीटें दी हैं, ये भी हमारे फेवर में गया। और दूसरा ये भी फेवर में जा रहा था, अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स कहते हैं कि जी ये हमें कानून पसंद नहीं, तो वो फिर पास ही नहीं होगा, तो ये भी हमारे हक में गया। अच्छा जी, अब इसकी अचीवमेंट क्या है लखनऊ पैक्ट की? ये हुआ कि 1917 के अंदर जो सेक्रेटरी स्टेट थे उस वक्त मोंटेगो, उन्होंने लखनऊ पैक्ट पढ़ के उससे इंस्पायर होके उनकी बातें सुन के उन्होंने कहा कि ठीक है भाईजान, एक तो मैं ना जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को मौका देंगे। पहले ये होता ये था कि ब्रिटिश राज में जब गवर्नमेंट बनाई जाती थी ना इंडिया के अंदर दोस्तों, वहाँ पे इंडियंस कम होते थे, ये गोरे आके हुकूमत करते थे। उन्होंने कहा भाई इंडियंस को तो दो जो यहाँ पे रहते हैं, उनको पढ़ा लिखा के उनको भी तो कुछ यार ऑफिसर बनाओ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जो हुकूमत होगी वो मज़ीद रिस्पॉन्सिबल होगी, अच्छे से हुकूमत बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेशन हो। और इसके अलावा जो कमीशन रैंक्स थी, जैसे कि कैप्टन है, मेजर है, ये इस तरह की जो रैंक्स हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना अब इंडियंस को इंडक्ट करेंगे, उनको मतलब मुलाजमत देंगे। इसकी अहमियत बच्चों, इसकी अहमियत बहुत अच्छी है। इसका यह है कि एक तो ये चीज़ पता चली कि भाईजान के इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर के कुछ मामलात में हिंदू मुस्लिम एक पेज पे हो गए, और इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो आपको पता है कायदे आज़म साहब, और उनके बारे में जो सरोजिनी नेहरू थे उन्होंने कहा था कि ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैं, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर कहे गए। और एक तो इससे फिर ये भी हुआ कि मुसलमानों की जो स्ट्रगल थी ना वो उसको भी ज़रा पता चला कि यार हम मुसलमान स्ट्रगल कर सकते हैं, मतलब हम अपना एक नया अपने जो मुतालबात है वो मनवा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम कांग्रेस को भी कन्विंस कर सकते थे। सो इससे ना हमें एक ना बूस्ट मिला, हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि यार हम बढ़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। अब रिएक्शन क्या था हिंदूज़ और मुस्लिम का? अब देखें कांग्रेस वाले तो हमारे साथ है, लेकिन जो दूसरे हिंदूज़ थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर दूसरी जमातें थे, उन्होंने भाई ये कहा कि ये क्या भाई आप मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दे रहे हो? उन्होंने तनकीद का निशाना किया। इसके अलावा और ऑल इंडिया हिंदू महासभा एक जमात थी, उन्होंने भी यही मतलब किया। इसके अलावा हमारे कुछ मुसलमान दोस्त भी थे जो मुख्तलिफ ग्रुप में थे। मुस्लिम लीग का एक ग्रुप था जिसका नाम था सर सैयद स्कूल ऑफ थाट, उन्होंने उसका जो हेड था सर मोहम्मद शफ़ी साहब, उन्होंने भी रिएक्शन दिखाया। हालांकि वो मुस्लिम लीग के थे लेकिन उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया। उन्होंने कहा यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कांग्रेस के साथ बैठ के रहे हो, कांग्रेस वाले तो हमारे ही दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं। तो जनाब उन्होंने भी रिएक्शन दिखाया। इसके अलावा जो बंगाली हमारे मुस्लिम्स थे उन्होंने भी बड़ा रिएक्शन दिखाया। उन्होंने कहा कि जी ये आप मतलब सही नहीं कर रहे, ठीक है। और इवन के जो न्यूज़पेपर थे अलीगढ़ के अल बशीर, अल मीज़ान, जुल्करनैन, मशरिक, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, इन्होंने भी लखनऊ पैक्ट की मुखालफत की। सारी बातें अब मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे और इंडियन हिंदूज़ के अंदर भी बड़े ग्रुप्स बने हुए थे। हम तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ये फिर भी एक बात ऑन द रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग एक जारी बात है बड़ी बड़ी पार्टी थी मुसलमानों की, और कांग्रेस मुस्लिम हिंदुओं की एक बड़ी जमात थी हम, ठीक है। कंक्लूजन ये था कि एग्रीमेंट से ये पता चला कि हम जो है ना अपने मकासद अपने ख्वाब हासिल कर सकते हैं। अगर हम कांग्रेस के साथ बैठ के एग्रीमेंट कर सकते हैं तो फिर ब्रिटिश राज के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। फिर तो हम कांग्रेस वालों को कन्विंस करके अपना एक नया देश बना सकते हैं। और इससे ये हुआ कि जो एक चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी वो पॉसिबल हुई। और ये भी फिर पता चला, फिर आगे चल के आपको पता है कि ये फिर मज़ीद हमारे जो है ना वो आपस में इख्तलाफात हो गए। 1920 के अंदर जब एक गांधी साहब ने एक मूवमेंट शुरू की थी नॉन सिविलियन ओबीडियंस के नाम से, तो फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो है इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद आपको पता है कायदे आज़म साहब ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कहा यार ये क्या आप कर रहे हो ब्रिटिश राज के साथ ये वगैरह। तो उसके बाद फिर हमें भी पता चल गया कि नहीं भैया हमें अब अपना रास्ता चुनना चाहिए, हम कांग्रेस वालों के साथ हमारी दोस्ती चल नहीं सकती थी। लेकिन 1916 के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ये ऑन द रिकॉर्ड है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लखनऊ पैक्ट वैसे उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, मतलब वो जो भी चीज़ें हमने डिमांड की थी वो हमारी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन उससे ना हमें यार थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला, हमें उम्मीद मिली, हमें एक मतलब एक किरण मिली, सूरज की किरण पता चली कि यार हम कुछ कर सकते हैं। सो ये इसकी लखनऊ पैक्ट की अहमियत है। सो दोस्तों इसके अंदर जो भी एग्रीमेंट था वो तो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिला, हमें कांग्रेस का भी मज़ीद पता चल गया। देखें कोई ना कोई काम जब करते हैं ना, आप कोई किसी के साथ बैठते हैं एग्रीमेंट करते हैं तो उसका
उसका कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। बाज़ाहिर कुछ चीज़ें आपके हक़ में नहीं जाती, आप नाकाम होते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर आपको काम आती है। तो इसी तरीके से लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों के साथ यही हुआ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एग्ज़ाम के अंदर अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।